हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द विजन क्लासेज। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आज सिंधु से बताया कुछ टॉपिक बच गया था जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था क्या थी, फिर से नगर नियोजन क्या था और इसका वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मतलब इसमें क्या क्या वैज्ञानिक का प्रयोग हुआ था, साथ ही कौन से स्थल से क्या क्या मिले थे और कौन से स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ना है सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था लैंगिक सभ्यता थी। कैसी थी? लैंगिक सभ्यता। अर्थात लैंगिक अर्थ होता है जो दिखाई दे उसी पर क्या करते थे वो लोग? विश्वास करते थे। ये नहीं कि जो इस समय है, इस समय क्या है? अलैंगिक, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। तो उस समय क्या था? जो दिखाई देता था उसी पर लोग विश्वास करते थे और उसी को पूजा करते थे। उसके बाद से हम लोग पढ़ना है कि किसको इसको लोग पूजा करते थे। साथ ही पशुपति शिव के बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। देखते हैं, लैंगिक समझना तो हो गया, जिसमें दिखाई देता था उसी को लोग पूजा करते थे और उस पर विश्वास करते थे। अगला टॉपिक है पूजा। किस किस चीज का पूजा किया जाता था? सबसे पहले वहां पर मातृ देवी का पूजा होता था। मातृ देवी का पूजा होता था। दूसरा होता था जी जल का। जल का। तीसरा पेड़ का। और चौथा शिवलिंग का। शिवलिंग और पशुपति शिव का। पशुपति शिव का। देखिए, पूजा तो हो गया, किसको इसको पूजा करते थे? पहले मातृ देवी मतलब भूमि को लोग पूजा करते थे, क्योंकि भूमि पर क्या उगाते थे? अनाज उगाते थे, जिसके कारण वो लोग इसको क्या मानते थे? अपनी माता मानते थे, जिसके कारण वो लोग किसको पूजा करते थे? मातृ देवी का पूजा करते थे। फिर से जल का, वो लोग सबसे ज्यादा योगदान किसको मानते थे? मातृ देवी और जल का, जिसका इसको पूजा करते थे। साथ ही पेड़ पौधों को भी पूजा करते थे। पेड़ पौधों को पूजा तो इस समय भी किया जाता है और प्राचीन समय से ही इसका प्रचलन पेड़ पौधों को पूजा करने के आते रहा है। देखिए, अगला शिवलिंग का। उसके बाद सबसे अधिक जो पूजा करने का साक्ष्य मिला वो है पशुपति शिव का। मोहनजोदड़ो से मोहरों प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक किसका पूजा किया जाता था? पशुपति शिव का। तो हम लोग पढ़ेंगे तो हो गया कि पूजा लोग किसको किसको करते थे। अगला है पशुपति शिव। देखिए, सबसे पहले पशुपति शिव ये किस रूप में कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। फिर से देखिए, मोहनजोदड़ो किस से मिले हैं? या मोहरों से प्राप्त हुए हैं। मोहरों पर किसका चित्र बनाया गया है? तो पशुपति शिव का। देखिए, अगला है कि पशुपति शिव किस किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? तो पशुपति शिव योग की अवस्था में है। योग अवस्था में। फिर देखिए वो कैसे हैं? योग के अवस्था में। उसके बाद ये आधे शिव है, पूरा शरीर नहीं, केवल आधा शिव। आधा ये मतलब आधा उसके उनकी शरीर कितनी है? आधा दिखाई दे रही है, जिसके कारण उनको शरीर कैसे है? आद्य शिव के रूप में है। आद्य शिव के रूप में है। देखिए, उनके सिर पर 3 सिंह मिली है। कितने सिंह मिली है? मतलब ये मान लेते हैं सिर है, इनके ऊपर कौ सिंह मिला है? 3 गो सिंह मिला है। 3 सिंह मिला है।
3 सींग। उसके बाद से इनके पास 5 जानवर के साक्ष्य मिले हैं। कितने जानवरों का साक्ष्य मिले हैं? 5। सबसे पहले इनके कुछ दाएं तरफ है और कुछ बाएं तरफ है और कुछ उनके शरीर के नीचे है। देखिए यहां से कितने जानवर प्राप्त हुए हैं? 5 जानवर का 5 जानवर। देखिए सबसे पहले बाएं ओर, बाएं बाएं है आपका 2। देखिए एक है भैंस, भैंस और गेंडा। दाएं है दाएं हाथी और चीता, हाथी और चीता। फिर से जो इनके नीचे है, शरीर का नीचे, वो है 2 हिरण, 2 हिरण। तो देखिए पशुपति सिंह के पास कितने जानवरों को साक्ष्य मिलती है? तो 5 जानवरों के साक्ष्य मिलती है, जिसमें एक गेंडा, एक भैंस और एक हिरण, सॉरी 2 हिरण और फिर से एक चीता और एक हाथी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए बाएं ओर भैंस और गेंडा का साक्ष्य मिला है, दाएं ओर हाथी और चीता, नीचे 2 हिरण। मतलब ये मान लेते शिव है, शिव का फोटो ला रहे हैं। देखिए ये उनका चित्र है आदि शिव का, जिसमें आधा शिव के रूप में दिखाए गए हैं और किसके रूप में है? तो योग के। और देखिए इनके बाएं तरफ, इस तरफ देखिए क्या क्या है? तो एक ये है भैंस और एक क्या है? गेंडा। दाएं तरफ दिखाई दे रहा है हिरण और चीता, और नीचे दो दो क्या दिखाई दे रही है? हिरण दिखाई दे रही है। अगला हम लोग देखिए, ये तो पढ़ लिए कि पशुपति शिव किस कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो के मोहरों से प्राप्त होते हैं। साथ ही किस अवस्था में थे? योग की अवस्था में है। किस रूप में है? आदि शिव के रूप में है। ये इनके सिर पर कितना सिंह मिले हैं? तो 3 सिंह मिले हैं। साथ ही यहाँ पर इनके पास कितने जानवरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो 5 जानवरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें बाएं ओर भैंस और गेंडा, दाएं ओर हाथी और चीता और नीचे 2 हिरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए अगला है सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। मतलब सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन कैसी थी? नगर नियोजन कैसी थी? देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ना है कि नगर में क्या थी, कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी, साथ ही वहां के सड़कें कैसे थे, फिर से उनको घर का निर्माण कैसे होता था, घर कैसे थे, भवन कैसे थे, उसके बाद से वहां पर कैसे मृत भांड बनाया जाता था। देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ का नगर। यहाँ का नगर कैसी थी? सबसे पहले जो नगर था वो चारों तरफ से 4 दीवारों से घिरा हुआ था, चारों तरफ से 4 दीवारों से घिरा हुआ था। यहाँ का नगर नियोजन कैसे था? नगर नियोजन आयताकार था, आयताकार था। यहाँ का नगर नियोजन कैसे था? आयताकार था। साथ ही यहाँ के सड़कें कैसे थी? देखिए सड़क क्या थी? सीधे थी। क्या थी? सीधे थी और चौड़े थी, सीधे थी और चौड़े थी, और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। किस पे काटते थे? समकोण पर काटते थे। साथ ही सड़कों के साइड में नालिया के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए सड़क सीधे और चौड़ा प्राप्त हुआ है।
प्राप्त हुआ है, सीधे और चौड़ा प्राप्त हुआ है। साथ ही एक दूसरे सर की किसे कहते हैं, समकोण पर काटती है। यहाँ के सर के एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। अर्थात एक इधर से सर्क गई थी और एक इधर से, एक किसका रूप लेना है, समकोण का। हम लोग ऐसा दे, कोई ऐसी चल जाता है, कोई ऐसे चल जाता है, फिर से कोई ऐसे, लेकिन यहाँ पर कैसे होते थे, एक दूसरे को समकोण पर पूरा सीधा सीधा सड़क था, कोई तिरछा सड़क नहीं था। उसके बाद से यहाँ के जो सबसे चौड़ी सड़क और जो बड़ी सड़क थी वो थी राजपथ। देखिए यहाँ का सबसे चौड़ा सड़क राजपथ था। राजपथ जो कितने मीटर का था, 10 मीटर का था, 10 मीटर का था, जो कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पूछिए क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में जो सबसे चौड़ी सड़क थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था राजपथ। तो राजपथ कहां से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। उसकी चौड़ाई कितनी थी, 10 मीटर थी। देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है घर। घर का निर्माण कैसे होता था, घरों का निर्माण कैसे होता था, तो सिंधु सभ्यता में घरों का निर्माण ग्रिड पद्धति से होता था। अर्थात जो दीवारें थी क्या थी, एक दूसरे के समकोण थी। क्या थी, समकोण थी। देखिए यहाँ पर घरों का निर्माण ग्रिड पद्धति से होती थी। अर्थात सीधे जो भी घर बनाए थे सीधे बनाए जाते थे और समकोण के रूप में बनाए जाते थे। साथ ही यहाँ पर बड़ी दीवारें होती थी। यहाँ पर पक्के ईंट का प्रयोग किया जाता था। पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था, और उसमें किस ईंट का प्रयोग किया जाता था, तो पक्के ईंट का प्रयोग किया जाता था। इसका जो ईंट था वो 4 अनुपात, देखिए ईंट की चौड़ाई और लंबाई कितनी थी, 4:2:1 में ईंट की चौड़ाई और लंबाई थी। अगला टॉपिक हम लोग का मृदभान। सिंधु सभ्यता में मृदभान मतलब मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते थे। देखिए मिट्टी, यहाँ पर मृदभान कितने, 2 प्रकार के मृदभान मिले हैं। कितने प्रकार के मृदभान मिले हैं, 2 प्रकार का। पहला साधारण, दूसरा रंगीन, जो ये साधारण मृदभान थे वो लाल रंग से बनाए जाते थे, और ये लाल और काले रंग से बने होते थे। देखिए जो साधारण मृदभान था वो लाल रंग से बना हुआ था, और जो
रंगीन मृदधान था वो लाल और काले रंग से बने हुए थे। देखिए हम लोग पढ़ चुके मृद भान, साथ ही उसमें क्या पेड़ पौधों का चित्र बनाई जाती थी, जानवरों का चित्र बनाया जाता था। अगला हम लोग का सिंधु सभ्यता का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब सिंधु सभ्यता में विज्ञान साइंस का उसमें कोई महत्व था या नहीं। देखिए सबसे पहले पढ़ना है धातु कला। धातु कला वहां पर माप तौल की इकाई कैसी थी, साथ ही उसमें सिंधु सभ्यता में गणित का कैसे प्रयोग हुआ था, स्मारक का निर्माण कैसे हुआ था, फिर वहां के मोहरे कैसी बनी हुई थी, जल विकास प्रणाली कैसी थी, पक्की ईंट का प्रयोग होता था तो कैसे होता था, साथ ही वहां मूर्तियों के निर्माण कैसे होती थी। देखिए सबसे पहले माप तौल की इकाई सिंधु सभ्यता में बहुत जगह से माप तौल की इकाई मिली है। जहां यहाँ पर सबसे देखिए यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। माप तौल में क्या था जी, बहुत से जानों से माप तौल की इकाई जिसमें माप तौल वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। साथ ही देखिए अगला माप तौल में क्या होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। अगला है गणित। सिंधु सभ्यता के लोग गणित का प्रयोग करते थे या नहीं, तो गणित का प्रयोग करते थे। कैसे मालूम चलता है कि लोग गणित का प्रयोग करते थे, तो देखिए अगर उन लोग को मालूम नहीं होता तो लोग जो ईंट बनाते थे 4:2:1 के रूप में कैसे बनाते। अगर उन लोगों को गणित की जानकारी नहीं थी, सिंधु वासियों को गणित की जानकारी नहीं थी, तो लोग ईंट का जो अनुपात है वो कैसे कर सकते थे। साथ ही वहां का जो सड़कें थी वो कैसे मिले थी, सड़क कैसी थी, तो समकोण थी। इसलिए कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित की जानकारी थी, क्योंकि ईंटें जो बनाए थे 4:2:1 में बनाए गए थे। साथ ही वहां के जो सड़क थे एक दूसरे किस पे काटते थे, तो समकोण पर काटते थे। अगला है स्मारक का निर्माण। बताया थे किससे हुआ था, तो ग्रिड पद्धति से। उन लोगों को मालूम नहीं होता कि कैसे समकोण बना के घरों को एक दूसरे को समकोण बनाया जाए। जो दीवारें थे एक दूसरे के समकोण थी, साथ ही वहां पर नालियां भी क्या बनाई गई थी, समकोण बनाई गई थी, जिसके कारण कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग स्मारक बनाते थे तो उनको स्मारक बनाने के लिए बहुत अधिक तरह से वास्तुकला की जानकारी थी। अगला है शिली, जो मोहर बनाए जाते, वहां पर मोहरों का साक्ष्य मिला है। देखिए यहाँ पर वृत्ताकार, आयताकार मोहर प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक कौन सा मोहर प्राप्त हुआ है, तो वृत्ताकार। इसमें किसका चित्र बनाया जाता था, तो जानवर का, पेड़ पौधों का। देखिए जो सबसे अधिक मोहरों पर किसी का साक्ष्य मिला है तो उस जानवर का नाम है कुबर वाला साँड़। कुबर वाला साँड़। साथ ही उसको क्या है, बैल। तो कुबर वाला साँड़ का सबसे अधिक मोहरों पर साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक हम लोग का जल विकास प्रणाली कैसी थी। सिंधु सभ्यता में जो जल विकास प्रणाली थी वो कैसी थी। देखिए प्रत्येक सड़क के किनारे छोटे
नालियां बनाई गई थी, छोटे छोटे नालियां बनाई गई थी जो बड़े नालियों से जोड़कर नगर से बाहर निकाला जाता था। बड़े नालियों से जोड़कर इन्हें क्या करते थे, छोटे छोटे नालियों को बड़े नालियों से जोड़कर नदी में गिराई जाती थी। किस में गिराई जाती थी? तो नदी में गिराई जाती थी। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया कि यहाँ पर महिलाओं को यह भी कहा गया था कि नालियों में कचरे नहीं फेंकना है, नालियों में कचरे नहीं फेंकना है। ये थी यहाँ की जल विकास प्रणाली। अगला है पकी ईंट का प्रयोग। ये तो किस ईंट का प्रयोग करते थे? तो पकी ईंट का प्रयोग करते थे। केवल काली बंगा से कच्चे ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब जो काली बंगा जो घर बनते थे वहां पर किसका प्रयोग हुआ है? कच्चे ईंट का प्रयोग हुआ है। मूर्तियों का निर्माण, यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण कैसे होती थी? तो देखिए टेराकोटा अर्थात पक्के मिट्टी का मूर्ति बनाई जाती थी। पक्के मिट्टी का मूर्ति बनाई जाती थी। किसका? तो देखिए मूर्ति बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा का। किसका? टेराकोटा का। जिसमें कौन टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? पक्के मिट्टी का बने होते थे। साथ ही यहाँ पर जो मूर्ति बने थे वो क्या थे? खिलौने। किसके रूप में थे? तो खिलौने के रूप में थे। अगला टॉपिक हम लोग का देखिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए पहले क्या थी? यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? तो सिंधु के सहायक नदी किनारे बसी हुई थी और ये सबसे बड़ा शहरीय सभ्यता थी। क्या थी? शहरीय सभ्यता थी। दूसरा कांस्ययुगीन, देखिए ये तो नगरीय सभ्यता थी। दूसरा क्या हुआ था? यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अर्थात ये किससे मिलकर बना? देखिए ये तांबा और टीन, तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन के मिश्रण को बोलते हैं कांसा। देखिए कांस्ययुगीन काल क्यों कहा गया था? क्योंकि इस काल में सबसे अधिक किसका प्रयोग हुआ था? तांबा और टीन का। ये था 88%। तांबा कांसा में कितना तांबा मिलाया जाता था? तो 88%। और टीन कितना मिलाया जाता था? 12%। कितना परसेंट? 12%। जिसके कारण इस काल को क्या बोला गया था? कांस्ययुगीन काल। इस काल में सबसे अधिक किसका प्रयोग हुआ था? तो कांसा का प्रयोग हुआ था, जिसके कारण इस काल को भी क्या कहा गया था? कांस्ययुगीन काल। कांसा का निर्माण कैसे होता है? तांबा प्लस टीन से, तांबा और टीन के मिश्रण से। तांबा इसमें कितने परसेंट पाया जाता है? 88%। और टीन कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 12%। अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता का सामाजिक स्थिति। ये तो बता दिए हैं कि सिंधु सभ्यता सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो कैसी थी? शांति प्रिय शासन व्यवस्था थी। वहां पर सभी लोग किसका प्रयोग करते थे? तो आभूषण का प्रयोग करते थे। साथ ही वहां पर सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। देखिए उसका सिंधु सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। सिंधु सभ्यता राजनीतिक स्थिति का देखिए सिंधु सभ्यता क्या हुआ था? लिखित तो साक्ष्य मिला था, जिसके कारण लिखित साक्ष्य मिलने के कारण भी उसे पढ़ा नहीं गया था, जिसके कारण यहाँ की राजनीति क्या हो गई थी? अधूरी हो गई थी। राजनीति क्या हो गई थी? अधूरी हो गई थी, जिसके कारण इतिहासकारों का अलग अलग राय दिया गया था। लेकिन ये बताया गया था कि सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको चलाने का कार्य कौन करते थे?
तो पुरोहित करते थे। कौन करते थे? पुरोहित करते थे। डीडी कौशाम्बी और पिगट के अनुसार पिगट के अनुसार क्या कहा गया था? तो जो सिंधु सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था चलाने का कार्य करते थे वो लोग कौन करते थे? पुरोहित लोग करते थे। उसका सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति, सिंधु सभ्यता को बताया था आर्थिक स्थिति कृषि पर, मतलब पूर्ण रूप से उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि था। उसके बाद व्यापार था और तीसरा क्या था? पशुपालन था। उसके बाद सिंधु सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी वो तो बता चुके हैं कि उसमें कैसी मापतौल की इकाई का प्रयोग करते थे, कैसे गणित का प्रयोग करते थे, साथ में के स्मारक कैसे बनाए जाते थे। अब हम लोग पढ़ना है सिंधु सभ्यता का इतनी बड़ी जो सभ्यता थी इसकी पतन क्यों हो गया? पतन क्या 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 कारण था? देखिए सबसे पहले आते हैं जॉन मार्शल जो सबसे पहले सिंधु सभ्यता खोज के बारे में सबसे पहले इन्हीं के नेतृत्व में दो भारतीय, एक दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, सिंधु सभ्यता के पहला स्थल हड़प्पा खोज किए थे। इनके अनुसार कहना था सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या था? बाढ़ था। सिंधु सभ्यता का पतन के कारण क्या था? बाढ़ था। साथ ही विल और चाइल्ड और पिगट के अनुसार क्या था? बाहरी आक्रमण, मतलब दूसरे जैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता हो गया, आर्य लोग आकर क्या किए थे? आक्रमण किए थे, जिसके कारण ये क्या हो गया था? पतन हो गया था। उसके बाद से कैनेडी का अनुसार कहना था यहाँ पर क्या पड़ गई थी? महामारी पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी? महामारी पड़ गई थी। और एक आए थे रैंकर्स, जिनका कहना था कि इसका पतन क्यों हो गया था? सिंधु सभ्यता का पतन तो भूकंप के कारण। फिर से एक नया जो वर्तमान समय में दिए हैं आईआईटी खड़गपुर, इनके अनुसार कहना था कि सिंधु सभ्यता में सुखाड़ पड़ गई, वहां पर अधिक पेड़ कटाई की गई, जिसके कारण वहां की भूमि किस में बदल गई? रेत में बदल गई, जिसके कारण वहां पर सुखाड़ हो गए, जिसके कारण ये भी कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का पतन के कारण क्या था? सुखाड़ था। लेकिन अधिक से अधिक इतिहासकारों का कहना था कि सिंधु सभ्यता का पतन के कारण क्या था? बाढ़ था। जब सिंधु सभ्यता का जो शहर खोज हुआ था उसके जो भवन थे उसके अंदर बहुत क्या थे? बालू थे। क्या थे? बालू थे, जिसके कारण ये अनुमान लगाया गया था कि सिंधु सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, और जब उसमें बाढ़ आया जो बालू थे, जो जल में बालू था वो सब किस में भर गए? तो घरों के अंदर भर गए, जिसके कारण ये कहा गया कि सिंधु सभ्यता का मुख्य रूप से जो मुख्य कारण पतन का कारण था वो क्या था? बाढ़ था। क्या था? बाढ़ था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का कौन स्थल खोज हुआ, उनको कौन खोज किए थे और वहां से क्या प्राप्त हुआ था। देखिए सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है उनका? हड़प्पा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कौन किए थे खोज? तो उनका खोज किए थे दयाराम साहनी। देखिए सिंधु सभ्यता खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का खोजा गया। देखिए यह सिंधु सभ्यता का खोजा गया क्या है? पहला स्थल है। साथ ही सिंधु सभ्यता की क्या है? सबसे प्राचीनतम, मतलब पुराना स्थल का नाम क्या है? तो हड़प्पा है। पूछे क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? हड़प्पा है, जिनका खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। अगला है कि हड़प्पा जो था वो कहाँ था? हड़प्पा जो था वो कहाँ था? तो वो था पश्चिम पंजाब के मोंटेगोमरी जिला में। एक पाकिस्तान का जिला है जिनका नाम है मोंटेगोमरी जिला। क्या नाम है उसका? मोंटेगोमरी जिला। वो कहाँ पड़ते हैं? तो पश्चिम पंजाब में। किस में कहाँ पड़ता है? पश्चिम पंजाब में, जहां से मोंटेगोमरी जिला से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा प्राप्त हुआ है। देखिए ये किस नदी के किनारे है?
सिंधु रावी नदी किसके किनारे है? हड़प्पा। तो रावी नदी के किनारे, किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, इसको याद करने का एक ट्रिक है। यहाँ पर मजदूर अधिक थे, क्या थे? मजदूर अधिक थे, अर्थात श्रमिक अधिक थे। सबसे पहले यहाँ किसका साक्ष्य मिला था? तो श्रमिक का। किसका साक्ष्य मिला था? श्रमिक का। साथ ही जो श्रमिक थे वो क्या थे? मान के चलते हैं कुम्हार थे। क्या थे? कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। साथ ही यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो मिट्टी के बर्तन जो बनाया जाता है वो क्या पाया जाता है? एक चाक पर, जिसमें मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है वो कैसे होता है? चाक की तरह पूरा क्या होता है? गोला होता है। उसके बाद से यहाँ से क्या मिला था? ये अनागार मिला था। क्या मिला था? अनागार मिला था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता कि सब सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां पर कांसे की गाड़ी मिली है? कौन सा है? कांसे की गाड़ी। तो जगह का नाम क्या है? हड़प्पा। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो कांसे की गाड़ी। साथ यहाँ पर कांसे की दर पर प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? कांसे की दर पर प्राप्त हुआ था। और हाथी के भी साक्ष्य मिले थे। किसका साक्ष्य मिले थे? हाथी का साक्ष्य मिले थे। अगला है, यहाँ पर एक सिंह वाला जानवर का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर मातृ देवी का मूर्ति, किसका मूर्ति मिला है? मातृ देवी का मूर्ति मिला है। सिंधु हड़प्पा से किसका साक्ष्य मिला है? मातृ देवी का। यहाँ पर किसका, कौन सा ताबूत पाया जाता है? किसका क्या पाया गया था? यहाँ पर ताबूत पाया गया था। देखिए जो कब्रिस्तान था, यहाँ पर कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ था, जिसका नाम क्या था? NH-37। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, NH-37 कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? उस स्थल का नाम क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। तो यहाँ से क्या मिला था? NH-37 कब्रिस्तान। साथ ही यहाँ पर मोरों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हम लोग समझ गए कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। इनकी खोज कौन किए थे? हड़प्पा खोज दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में। यह पश्चिम पंजाब के मोंटेगोमरी जिला में स्थित है और रावी नदी के किनारे। साथ ही यहाँ पर श्रमिक आवास मिला था। साथ ही यहाँ पर श्रमिक वाला जो चाक बनाया गया था वो मिला था। कांसे की दर पर मिली थी, कांसे की गाड़ी मिली थी। ये तो हम लोग पढ़ सके कि हड़प्पा से क्या मिला था। अगला हम लोग का कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, कब किया और वहां से कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुए? देखिए मोहनजोदड़ो का जो खोज किए थे उनका नाम था राखलदास बनर्जी। क्या नाम था? राखलदास बनर्जी। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो खोज कब किए थे? 1922 ईस्वी में। यह सिंधु सभ्यता का खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। क्या था? दूसरा स्थल था। देखिए ये कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये भी पाकिस्तान में ही प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? सिंध प्रांत है। किस प्रांत में प्राप्त हुआ है? सिंध प्रांत के किस जिला में? तो लड़काना जिला में। लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, मतलब मुर्दों का टीला। किसका? मुर्दों का टीला। अगला है, इन्हें क्या बोला गया था? नखलिस्तान का बाग। क्या बोला गया है? मोहनजोदड़ो से क्या बोला गया है? नखलिस्तान का बाग। देखिए इस स्थल को 1980 में यूनेस्को द्वारा अपने विश्व विरासत में लिया गया, अपने संरक्षण में लिया गया। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? साधु का साक्ष्य। देखिए एक यहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसका ट्रिक है। यहाँ पर पूजा पाठ का काम अधिक किया गया था। क्या किया गया था? पूजा पाठ का काम अधिक किया गया था, जिसमें सबसे पहले पुरोहित। किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पुरोहित का। किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पुरोहित का। देखिए अगला पुरोहित का आवास। देखिए क्या मिला है? पुरोहित का आवास। साथ यहाँ पर पुरोहित भी मिले, अर्थात साधु के साथ। साधु के द्वारा क्या कमंडल लेकर जाते हैं, कहीं भी जाते तो क्या होते हैं? एक कमंडल लेकर जाते हैं।
और कहाँ नहाए थे, जाकर कहाँ स्नान करते हैं, तो विशाल स्नानागार, किसमें, विशाल स्नानागार में। देखिए जो ये विशाल स्नानागार था ये सबसे सबसे बड़ा नगार था, सॉरी स्नानागार था, स्नानागार था। पूछेगा क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो उस स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद से यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है, सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। साथ ही यहाँ पर किसका भी साक्ष्य मिला है, कपास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है यहाँ पर किसका, तो चौड़ी सड़क, किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चौड़ी सड़क का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसको नाम क्या है, राजपथ, और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। अगला यहाँ पर कुआं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किसका प्राप्त हुआ है, कुआं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर पशुपति शिव, पशुपति शिव, मोहरे पर किसका साक्ष्य हुआ है, जहां पर कितने जानवरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, 5 जानवर, हाथी, चीता, भैंस, गैंडा और हिरण। अगला यहाँ पर विशाल अनागार, देखिए यहाँ पर क्या मिला था, विशाल अनागार। देखिए ये जो है सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत, पूछेगा क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ी इमारत थी वो कहाँ प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, देखिए यहाँ पर अनाज किसका, ये किसका भंडार था, तो अनागार, तो अनागार में किसका, तो चावल का, किसका, चावल का। साथ यहाँ पर क्या किसका साक्ष्य मिला है, सभागार का, किसका साक्ष्य मिला है, सभागार का। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, नाचते हुई कांसे की मूर्ति। उसके बाद तांबे का ढेर मिला है। देखिए यहाँ से याद कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पुरोहित का साक्ष्य मिला है, किसका साक्ष्य मिला है, पुरोहित का, जो कमंडल लेकर स्नान करने गए। देखिए कमंडल लेकर कहाँ गए थे, स्नान करने गए थे। फिर से स्नान करने के बाद आकर सूती वस्त्र पहने, क्या पहने, सूती वस्त्र पहने, और चौड़ी सड़क के क्या नाम है, तो राजपथ है। उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। तो पुरोहित जो है सूती वस्त्र पहनकर चौड़ी सड़क पकड़ के किसके पास जाते हैं, तो पशुपति शिव के पास। किसके पास, पशुपति शिव के पास। वहां कुआं से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, पशुपति शिव का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद से पूजा करने के बाद वहां पर विशाल क्या था, भोजन, कोई पूजा कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तानागार से मान लीजिए क्या किए थे, भोजन किए थे। उसके बाद से सभा हुआ, क्या लगा वहां पर, सभा लगा। और सभा में क्या, तो कांसे की नाच से, मान के चलिए वहां पर क्या, जब सभा लगता है वहां पर क्या नाच, क्या मनोरंजन होता है, जिसके वहां पर किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कांसे की नाचते हुई मूर्ति। साथ यहाँ पर उसको क्या दिया गया था, तांबे दिया गया था। क्या मान लेते, क्या दिया गया था, जो डांस करते थे उसको क्या दिया गया था, तांबे। तो वहां पर बहुत अधिक किसका ढेर मिला था, तो तांबे का ढेर मिला था। अगला है चंद्रहुद्रो। देखिए इसका खोज कौन किए थे, तो गोपाल मजूमदार। कब किए थे, 1931 ईस्वी में। यह कहाँ पर है, तो नवाबशाह जिला में। कहाँ पर है, नवाबशाह जिला में। और ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे एक ट्रिक है कि यहाँ पर किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो सिंगार का साक्ष्य। किसका प्राप्त हुआ है, सिंगार का साक्ष्य। सबसे पहले क्या मिला था, यहाँ से ऐनक प्राप्त हुआ था, काजल, लिपस्टिक, सुई धागा, गुड़िया। साथ ही यहाँ कुत्ता का साक्ष्य। किसका साक्ष्य मिला है, कुत्ता का साक्ष्य मिला है। और बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता, किसका साक्ष्य मिला है, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही मनका बनाने वाला कारखाना प्राप्त हुआ है। पूछा जाएगा मनका बनाने वाला कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो चंद्रहुद्रो से प्राप्त हुआ था। अलंकृत ईंटे, मतलब यहाँ पर रंगीन ईंटे कैसे बनाए गए थे, तो रंगीन ईंटे बनाए गए थे। सड़कें यहाँ पर कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी। बताया गया कि सिंधु सभ्यता में जो भी सड़क थी वो क्या थी, सीधी थी और चौड़ी थी। लेकिन यहाँ से थोड़ा क्या था,
सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसे थी? टेढ़ी मेढ़ी मतलब तिरछा था। क्या था? उसके बाद से यहाँ पर जो मुद्रा प्राप्त हुआ वहां पर 3 घड़ियाल है। उस मुद्रा पर कितना चित्र है? तो 3 घड़ियाल का चित्र को दर्शाया गया है। उसके बाद से यहाँ पर 2 मछली वाला मुद्रा, देखिए 3 घड़ियाल वाला मुद्रा और 2 मछली वाला मुद्रा प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक है हम लोग का कोट दीजी। कोट दीजी, तो कोट दीजी का खोज कौन किए थे? धुर्वे ने किए थे। कब किए थे? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में फिर से कोट दीजी का पुनः खुदाई कौन किए थे? अहमद खान। कौन किए थे? अहमद खान। और कब किए थे? 1955 ईस्वी में। पाकिस्तान के कहाँ है जी? खैरपुर जिला में। किस जिला में है? तो खैरपुर जिला में है। किस नदी के किनारे है? तो ये भी है सिंधु नदी के किनारे। देखिए यहाँ पर कच्चे ईंट का मकान और चूल्हे बने थे। यहाँ से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कच्चे ईंट, किसका ईंट का? कच्चे ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये बताया गया है कि सिंधु सभ्यता में जो भी स्मारक का निर्माण हुआ है वो पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक ऐसा स्थल था जहां पर किसका? कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। किलेबंदी, यहाँ पर चारों तरफ से किलेबंदी नहीं थी किले, लेकिन सिंधु सभ्यता के सभी जो नगर थे उसको चारों तरफ से क्या किए गए थे? किलेबंदी किए थे। लेकिन यही एक ऐसा नगर था जहां पर किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगला है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर, इनका खोज कौन किए थे? आरेंजस्टाइन। कब किए थे? 1927 ईस्वी में। लेकिन ये क्या कहते हैं? बहुत ही थोड़ा ही खोज किए थे। किसका किए थे? थोड़ा खोज किए, थोड़ा सा खोज किए थे। कितना खोज किए थे? थोड़ा सा खोज किए थे। और पूर्ण रूप से खोज कौन किए थे इनको? तो मेजर एडवर्ड माकलर ने। कब किए थे? 1875 ईस्वी में मेजर एडवर्ड माकलर ने किए थे जी पूर्ण रूप से खोज। किसके खोज किए थे? सूतकांगे डोर का। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान किस प्रांत में प्राप्त होता है? तो बलूचिस्तान। साथ ही किस नदी किनारे है? तो दास नदी के किनारे। देखिए ये वाला ऐसे था सिंधु सभ्यता का मानचित्र। तो यहाँ सबसे जो पश्चिमी भाग है वो कौन सा है? सूतकांगे डोर। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी, ये जो है सिंधु सभ्यता क्या है? सबसे पश्चिमी भाग है। कौन सी है? पश्चिमी हिस्सा है। ये ईरान से भी टच होता है। किससे टच होता है? ईरान से। तो पूछिए क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कौन ऐसा स्थल था जो ईरान से मिलता था, ईरान से सीमा साझा करता था? तो उसका नाम क्या था? सूतकांगे डोर। यह काय पर का था? तो बंदरगाह। यहाँ से क्या किए जाते थे? व्यापार किए जाते थे। अगला है बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य। यहाँ किसका साक्ष्य मिला है? बेबीलोन से। साथ ही मानव अस्थि के राख से भरा हुआ बर्तन, मतलब यहाँ पर यहाँ पर क्या ये कहा जा सकता है, यहाँ पर मानव को जो लाश थी उसको क्या करते थे? जलाए जाते थे। और उसके जो भी उसमें अस्थियां बढ़ती थी उसको बर्तन में रखकर या तो नदी में बहा दिया जाता था या तो मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। जिसके कारण यहाँ पर क्या मिला था? मानव अस्थि से राख से भरा हुआ बर्तन। अगला है लोथल। देखिए लोथल से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इनका खोज कौन किए थे? रंगनाथ राव। कब किए थे? 1955 ईस्वी में। ये किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और साथ ही किस जिला में है? तो गुजरात में। भारत के किस जिला में है? गुजरात में। यह सिंधु सभ्यता क्या है जी? बंदरगाह। पूछेगा सिंधु सभ्यता कितने बंदरगाह थे? तो 2 बंदरगाह थे। एक पाकिस्तान में था और एक भारत में था। बंदरगाह था, देखिए पाकिस्तान में तो जो था वो था सूतकांगे डोर, और भारत में जो बंदरगाह था उसका नाम था लोथल। क्या था? लोथल। देखिए यह भारत में पाया गया प्राचीनतम बंदरगाह है। भारत में पाया गया क्या है? प्राचीनतम बंदरगाह है। यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता था? यहाँ से व्यापार होता था। देखिए मानव बनाने वाला कारखाना, यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त है? मानक बनाने वाला। देखिए यहाँ पर एक छूट गया है, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारखाने का साक्ष्य मिला था। साथ ही कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। माप तौल का उपकरण प्राप्त हुए। चावल और बाजरा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और हाथी और हाथी के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा। देखिए कालीबंगा खोज कौन किए थे? अल्मानंद। कब किए थे? 1953 में।
कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग का कांच के चूड़िया, काले रंग का कांच के चूड़िया। ये किस नदी किनारे है? तो घगर नदी किनारे। किस नदी किनारे? घगर नदी के किनारे स्थित है। ये किस जिला में है राजस्थान का? तो हनुमानगढ़ जिले में। किस जिला में है? हनुमानगढ़ जिला में राजस्थान में पाया जाता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमान जिला में स्थित है। ये संभवतः ये क्या जी? फसल बोने के साक्ष्य। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? फसल बोने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या मिला है? जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सिंधु सभ्यता किस स्थल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम क्या था? कालीबंगा। यहाँ पर भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निहवन कुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अलकृत ईंटे, रंगीन ईंटे के भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चूड़िया, साथ यहाँ पर लकड़ी का भी नाली बनाई गई थी। किसकी नाली बनाई गई थी? तो लकड़ी की नाली बनाई गई थी। अगला है राखी गढ़ी। देखिए इसका खोज कौन किए थे? सूरज भान। कब किए थे? 1969 ईस्वी में। किस नदी किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। ये हरियाणा किस जिला में? हिसार जिला में। देखिए ये भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। देखिए ये जो भारत में है, देखिए सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में, वो तो पूरा सिंधु सभ्यता में हो गया, लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? राखी गढ़ी। क्या नाम है उसका? राखी गढ़ी। यहाँ से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मतलब तांबा का उपकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुद्रा, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए अगला है बनावली। यहाँ का खोज कौन किए थे? आरएस बिष्ट। कब किए थे? 1973 ईस्वी में। एक किस नदी किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। किस जिला में पाया जाता है? तो हिसार जिला के किस में? हरियाणा में। किस में पाया जाता है? हरियाणा के हिसार जिला में। साथ ही यहाँ पर किसके क्या मिले हैं? तो मिट्टी का हल, वो क्या है? खिलौना है। साथ ही सड़कों पर किसका साक्ष्य मिला है? तो पहिए, बैलगाड़ी का पहियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है रोपर। ये पंजाब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है। इनका खोज कब किए थे? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। किस नदी किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। साथ ही ये देखिए किस जिला में है? रूपनगर जिला में है। रूपनगर जिला में है। यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ पर मानव के साथ पुते दफनाए गए। क्या बनाए गए हैं? तो मानव के साथ पुते को दफनाया गया है। अगला है रंगपुर। क्या है? रंगपुर का खोज कौन किए थे? SR राव। कब किए थे? 1954 ईस्वी में। ये किस नदी किनारे है? तो भादर या मादर नदी के किनारे। यहाँ से देखिए ये किस जिला में है? तो कठियारा जिला में। किस में? गुजरात में पाया जाता है। यहाँ किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ज्वार बाजरा, किन संस्कृतियों का अवशेष, साथ ही यहाँ पर नालियां प्राप्त हुई है, कांचे के ईंट का दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त हुआ है। अगला है आलमगीरपुर। इनकी खोज कौन किए थे? अग्रदत्त शर्मा। कब किए थे? 1958 ईस्वी में। ये हिंडन नदी के किनारे। किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। यहाँ से मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है। अर्थात ये वाला था सूतकांगे डोर, और ये है आलमगीरपुर, और ये है मांडा, और साथ ही क्या था? दाइमाबाद। तो ये सबसे जो पूर्वी भाग थी वो कौन था? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, मेरठ जिले में। अगला है मांडा। इनकी खोज कौन किए थे? जगपति जोशी। कब किए थे? 1982 ईस्वी में। ये किस नदी किनारे है? तो नदी चिनाब नदी किनारे। और कहाँ पाया जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ब्लेड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मोहरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भी स्थल है या उत्तरी भाग है। अगला है सुरकोटदा। इनकी भी खोज कौन किए थे? जगपति जोशी। 1964 ईस्वी में। और 21 नदी कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे। और कहाँ पाया जाता है? यह गुजरात में पाया जाता है। यहाँ से कलश का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कलश का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। साथ ही यहाँ पर तराजू का पल्ला, जिसे माप तौल किया था, वहां पर तराजू का पल्ला प्राप्त हुआ है।
द इंड। यहाँ तक हम लोग सिंधु सभ्यता को सभी सभी जो पार्ट था वो पढ़ चुके हैं, साथ ही जितना भी टॉपिक था वो भी पढ़ चुके हैं और पूर्ण विस्तार से पढ़े हैं। अगली जो वीडियो मिलेंगे यहाँ से सिंधु सभ्यता जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।